हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 12th में बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। आपको 2 वीडियोस मिल गए हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड एमसीक्यूज। यदि नए स्टूडेंट्स हो, नए व्यूअर्स हो, तो सबसे पहले इस चैप्टर की वो दोनों वीडियोस देखिएगा, उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। अब आते हैं हम थर्ड वीडियो पर, जिसमें हम आज बात करेंगे हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कहा जाता है। यहाँ से हेनरी फेयोल के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हर एक राइटर ने अपने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वैसे ही हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हम पहले बात करेंगे हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल बनाए हैं। हेनरी फेयोल के वो 14 प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम हेनरी फेयोल का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे। तो हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841 में। कहाँ पर? फ्रांस में। याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841 में फ्रांस में, और इन्होंने जो डिग्री ली थी वो माइनिंग इंजीनियरिंग में, कोल कंपनी जो होती है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग किया था उन्होंने। कोल कंपनी में तो उन्होंने जॉब स्टार्ट किया था। तो माइनिंग इंजीनियरिंग 1860 में उन्होंने डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने वर्क एज अ कोल माइनिंग कंपनी में स्टार्ट किया। अच्छा, उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है 30 सालों तक, 30 इयर्स तक एक ही कंपनी में उन्होंने काम किया है। वो पहले वहां पर काम करते रहे और फिर काम करने के दौरान उन्हें वहां का ही मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया 1888 में। जब उन्हें डायरेक्टर बनाया गया, उस वक्त कंपनी की जो कंडीशन थी वो इंसॉल्वेंसी, मतलब कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो इंसॉल्वेंट होने वाली थी। तो हमारे हेनरी फेयोल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसमें अपना जितना भी उन्होंने सीखा था, मैनेजरियल टेक्निक, सब कुछ लगाकर उस कंपनी को, जब वो रिटायर्ड हो रहे थे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड देकर वो गए। मतलब एक डूबती हुई कंपनी को उन्होंने टॉप पर पहुंचाया। किसने? हेनरी फेयोल ने। 30 सालों तक हेनरी फेयोल ने उसी कंपनी में काम किया और उसके बाद वो एक कोल स्टील कंपनी बनी, बहुत बड़ी, और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड देकर वो रिटायर्ड हुए। तो हेनरी फेयोल ने ये बताया कि अगर आप सक्सेस करना चाहते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर ले जाना चाहते हो, तो यदि आप ये 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका गोल भी अचीव होगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो हम पढ़ते हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल। तो हेनरी फेयोल ने अपना पहला प्रिंसिपल बनाया डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांटो, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करवाओ। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अपने घर में गेस्ट आने वाले हैं। अपनी मम्मी ने 3 बच्चे हैं, मैं, मेरा भाई, बहन, तीनों को काम बांटा। तुम्हारा काम डस्टिंग करना है, तुम्हारा काम बाजार से सामान लाना है, और तुम्हारा काम मेरे काम में हेल्प करना है। कोई वर्क है, उसको अलग अलग भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब सबकी मम्मी ने क्या हेनरी फेयोल को पढ़ा है? नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति यही करता है कि जब कोई काम आता है, कोई टास्क आता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करवाया जाता है ताकि काम जल्दी कंप्लीट हो। ऐसा हेनरी फेयोल ने भी कहा है। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द होल वर्क must be divided into small tasks or unit, and instead of assigning the whole work to one person, पूरा काम एक व्यक्ति को देने की जगह उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे सौंपा जाए एक से ज्यादा लोगों को। One task or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person. आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो रहा है। देखिए, एक फैक्ट्री है,
शर्ट बनाने की। शर्ट बनाने में यदि मान लीजिए मैं एक व्यक्ति को अपॉइंट करती हूँ और उसे मंथली सैलरी देती हूँ 10,000 रुपए। ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्री ना मान लीजिए, आप एक शॉप मान लीजिए, एक छोटा सा यूनिट मान लीजिए। यदि मैं एक व्यक्ति को रखती हूँ और उसको कहती हूँ कि भाई आपको दिन भर में शर्ट्स बनाना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले शर्ट की कटिंग करेगा, फिर शर्ट को मशीन पर सिलेगा, स्टिच करेगा, फिर मशीन पे से उतरकर बैठेगा नीचे, फिर उसके बटन्स लगाएगा, कॉलर्स बनाएगा, फिर प्रेस करेगा और फिर उसको एक पैकेट में, डब्बे में पैक करेगा। ये दिन भर उसका काम है। अब आप मुझे बताइए वो कितने शर्ट्स बना लेगा दिन भर में? 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 भी नहीं बना पाएगा वो। फिर भी हम 5 पकड़ लेते हैं कि वो 5 बना लेगा। एक महीने में 30 दिन हुए तो 4-5 छुट्टियां हो गई, संडे छुट्टी मिलती है ना, तो 25 दिन मान लीजिए, और मैं 4 शर्ट के हिसाब से मानती हूं तो 25 डेज इंटू 4, 100 शर्ट्स। मतलब एक व्यक्ति एक महीने तक मैं उससे यदि काम करवाती हूं तो वो कितने शर्ट्स बना पा रहा है? सिर्फ 100। अब मैंने क्या किया, इस काम के लिए 4 लोगों को अपॉइंट किया। अभी मैं एक व्यक्ति से करवा रही हूं, उसे सैलरी 10,000 दे रही हूं और वो मुझे एक महीने में 100 शर्ट बनाकर दे रहा है। अब मैं दूसरी कंडीशन में आती हूं। यहां मैंने 4 लोगों को अपॉइंट कर रखा है। कितने लोगों को? 4। फर्स्ट का काम है सिर्फ कटिंग करना, सिर्फ कैंची चलाना। अब आप मुझे बताइए दिन भर में वो कितने शर्ट्स की कटिंग कर सकता है? 20, 25, 30 आसानी से कटिंग कर सकता है। कटिंग करने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है। हम 30 पकड़ लेते हैं कि 30 शर्ट्स, और ज्यादा हो सकते हैं ना, 40 पकड़ लेते हैं कि दिन भर में वो 40 शर्ट की कटिंग कर रहा है। दूसरा एक पर्सन है जिसका काम सिर्फ मशीन पर बैठना है और मशीन पर बैठकर सिर्फ स्टिच करना है, सिर्फ स्टिच, ओनली स्टिच वर्क उसका, तो वो 40 शर्ट उसने स्टिच करके रख दिए। थर्ड पर्सन का काम है बटन्स और कॉलर्स बनाना, सिर्फ बटन्स और कॉलर्स बनाना है उसका। और जो लास्ट 4th वर्कर है उसका काम है प्रेस करके उसे डब्बे में डालना। तो दिन भर में 40 शर्ट इजीली होते हैं। अपन 40 नहीं मानते तो 30 मान लीजिए। अब 30 शर्ट तैयार हो रहे हैं, तो 30 शर्ट्स एक दिन में तैयार हो रहे हैं जब मैं कितने वर्कर्स रख रही हूं? 4। 30 इंटू 25 इंटू 4 कर लीजिए या 3 कर लीजिए। अगर 25 इंटू मैं 30 करती हूं तो 750 शर्ट्स, लगभग 800 शर्ट्स बन रहे हैं कम से कम। 4 लोगों को यदि मैं अपॉइंट करती हूं तो एक महीने में 800 शर्ट्स तैयार हो रहे हैं। तो एक पर्सन पर 800 डिवाइडेड बाय 4, मतलब एक व्यक्ति का रोज का यदि माने तो 200 शर्ट्स आ रहा है ना, महीने का एक व्यक्ति का। और यहां एक व्यक्ति का सिर्फ आ रहा था 4 से 5 शर्ट, महीने का 100। 10,000 रुपए एक पर्सन को दे रही हूं, तो 10,000 रुपए एक पर्सन को दे रही हूं और मुझे उससे मिल रहे हैं महीने में 100 शर्ट्स। यहां 10,000 एक व्यक्ति को देने पे मुझे उससे मिल रहे हैं 150 से 200 शर्ट्स। कुछ समझ में आया? मतलब यदि हम काम को उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर यदि उन कामों को हम वर्कर्स को देंगे तो काम जल्दी होगा। अच्छा, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, जिसे कटिंग करना आता है हमने उसे कटिंग का काम सौंपा, जिसे स्टिच करना आता है हमने उस स्टिच का काम दिया, है ना। तो क्या सीखा हमने कि यदि वर्क को डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर यदि हम पर्सन से करवाएंगे तो काम जल्दी होगा, कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और वहीं यदि एक ही व्यक्ति को होल वर्क यदि सौंप दिया तो वो बोर भी होगा, उसको स्पेशलाइजेशन भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है ना, जैसे सिर्फ इसको काम स्टिच करना है तो वो जल्दी होगा, स्पीड बढ़ेगी। और यहाँ पे स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, बोर भी होगा, काम धीरे भी होगा। तो फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिस्ट्रीब्यूट करके वर्क में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर यदि पर्सन से करवाया जाएगा
तो काम जल्दी होगा। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल हुआ? फर्स्ट। सेकंड होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर से एग्जांपल, मैं आपको लगभग सारे ही प्रिंसिपल्स में एग्जांपल्स देने वाली हूं जिससे आपको समझ में आए। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज कीजिए कि मैं कल सेंटर पे नहीं आने वाली हूं। मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि मनोज, मैं कल सेंटर पे नहीं आऊंगी, तुम एक टेस्ट बच्चों को दे देना। मनोज ने कहा यस मैम, मैं दे दूंगा। तो अब मैं कल सेंटर पे नहीं हूं, मैंने मनोज को जवाबदारी दी है कि वो क्लास का टेस्ट कंडक्ट कर लेगा। तो मनोज के पास क्या होना चाहिए? ऑथोरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने मनोज को दे दी। ऑथोरिटी में मनोज के पास सेंटर की होनी चाहिए, चाबी होनी चाहिए। अब हम लोग जो हमारा सेंटर है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो फर्स्ट फ्लोर की चाबी भले ही मैं ना दूं, वो बाहर से पोर्च में से आकर सेंटर्स की चाबी उसके पास होनी चाहिए थी और मेन गेट की। ना ही मैंने मनोज को मेन गेट की चाबी दी और ना ही सेंटर की चाबी दी, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, मैं चाबी उसको नहीं दे रही हूं और मैंने मनोज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर ऑथोरिटी तो दी नहीं। जब तक मैं मनोज को अपने घर की चाबी नहीं दूंगी तो वो ऊपर आकर सेंटर पर स्टूडेंट्स का टेस्ट कैसे कंडक्ट करेगा और बच्चे कैसे आएंगे? इसका मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको फुलफिल करने के लिए पावर, ऑथोरिटी भी हमें देनी पड़ती है और दोनों में सही बैलेंस बनाना होता है। मुझे सिर्फ मेन गेट की चाबी देनी ताकि वो ऊपर आ सके, अपने घर की सेफ की, अलमीरा की चाबी देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कौन से पावर की जरूरत है, जो हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, वर्कर से काम करवाना है, किसी से भी काम करवाना है तो उसकी जवाबदारी है, तो उस जवाबदारी को पूरा करने के लिए आपको उसको पावर भी देना होगा। तो यहां पर पढ़ते हैं, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब assigned on time. According to these principles, there must be balance on partially between the authority and responsibility. Excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow the worker to complete his job on time. हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितना उसको काम दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। यदि मैं उसको पूरे घर की चाबी समा दूं और उसको मैं साथ में अपने अलमीरा की चाबी भी दे दूं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी चाबी कहाँ की है, क्या है, काम कंप्लीट नहीं होगा। मुझे सिर्फ उसको मेन गेट की और सेंटर की चाबी देनी है, हॉल की, ताकि वो सीधे ऊपर आए और ये टेस्ट कंडक्ट कर ले, स्टूडेंट्स ऊपर आ सके। तो हमेशा टॉप लेवल को अपने से जब वो नीचे वाले लेवल को, मिडिल लेवल को, या मिडिल से जब वो सब सुपरवाइजरी लेवल को, या सुपरवाइजर से जब वो वर्कर्स में काम को जब देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस वक्त ये भी देखना चाहिए कि इस काम के लिए कौन सी अथॉरिटी और पावर जरूरी है। विदाउट पावर, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब कंप्लीट नहीं हो सकता, वर्क कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ये हमने कौन सा पढ़ा? सेकंड। नेक्स्ट, थर्ड तो बहुत अच्छा है, जो सभी को समझ में आता है, डिसिप्लिन। हर वर्क में डिसिप्लिन, नियम जरूरी है। फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। Discipline requires good superior at all level, clear and fair agreement among subordinate and superior, meeting commitment at all level, and judicious application of penalties. Fayol insists that discipline is required at superior as well as subordinate level. The disciplinary rules shall not be applicable only on subordinate, but discipline requires good superior at every level, clear and fair agreement.
between superior and subordinate and judicious application of penalties. डिसिप्लिन रिक्वायर, सबसे पहले तो ये होता है कि हम दूसरों से चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहें, ड्रेस उनकी प्रेस हो, वो टाइम पर आए, टाइम पर अपना काम करें, सब चीजें, उसके लिए आपको भी वैसा होना पड़ेगा। यदि मैं अपने स्टूडेंट से कहूं कि वो टाइम पर आना चाहिए आप लोगों को इतनी बजे और मैं 15-20 मिनट लेट आ रही हूं, नहीं, हमें यदि अपने सबऑर्डिनेट को डिसिप्लिन में रखना है तो उसके लिए उनके सुपीरियर को, यानी कि उनके ऊपर जो है, उन्हें भी टाइम पर आना होगा। डिसिप्लिन जो होता है वो हर लेवल पे, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन होगा, हर लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन होगा। प्रॉपर शूज में प्रॉपर उनका हेलमेट होना चाहिए, सब चीजें हर व्यक्ति को डिसिप्लिन में होना चाहिए। जब हर व्यक्ति रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा और यदि कोई डिसिप्लिन को नहीं मानता है, यदि वो तोड़ता है तो पेनल्टीज लगेगी, ये सभी में होना चाहिए। यदि डिसिप्लिन होगा तभी पंक्चुअलिटी आएगी, टाइम पर काम कंप्लीट होगा। ये तो हम सब मानते हैं, स्कूल में भी डिसिप्लिन होता है, घर पे भी डिसिप्लिन होता है, हर जगह डिसिप्लिन होता है। मम्मी ने कहा है सीधे आकर शूज वहां उतारोगे, रैक में रखोगे, हैंड वॉश करोगे, उसके बाद अपना बैग अपनी जगह पे रखोगे, ड्रेस चेंज करोगे, उसके बाद आपको कुछ खाने को मिलेगा। ये डिसिप्लिन है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। और जहां पे ये डिसिप्लिन नहीं है वहां पर आए बच्चे, शूज खोले ना खोले, सीधे आए, सोफे पर बैठे, फ्रूट उठाया और खाने लग गए, है ना। तो डिसिप्लिन से पंक्चुअलिटी आती है, डिसिप्लिन से काम समय पर होगा और अच्छा होगा। नेक्स्ट, फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड की एकता, आदेश में एकता होनी चाहिए। According to these principles, an employee should receive orders from one superior and should be accountable to one superior, जवाबदार, to one superior only, because if he is receiving order from more than one superior, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. एक समय पर एक ही व्यक्ति आदेश दे, वर्कर है, वो काम कर रहा है, चलो वर्कर को छोड़ते हैं, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बना रहा है। अकाउंट वाली मैम ने कहा है कि पहले अकाउंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, ठीक। इतने में बिजनेस की मैम आती हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाली। अरे अंकुर ये क्या कर रहे हो तुम, पहले अकाउंट का नहीं बनाना है, पहले तुम्हें बिजनेस स्टडीज का बनाना है। ओके मैडम, वो कंफ्यूज हो गया, उसने अकाउंट का रखा और बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट बनाने लग गया। ये आपके स्कूल्स में होता है। इतने में इकोनॉमिक्स वाले सर आए, अंकुर ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा था कि पहले इकोनॉमिक्स का बनाना है, तुम पहले बिजनेस का कैसे बनाने लग गए। अब स्टूडेंट एक, तीन उसके ऊपर हो गए, तीनों ने अपना अपना प्रोजेक्ट लाद दिया और वो कह रहे हैं कि पहले मेरा बनाओ, पहले मेरा बनाओ, पहले मेरा बनाओ। अंकुर कंफ्यूज कि मैं पहले कौन सा बनाऊं। क्लियर। एक समय पर एक व्यक्ति को एक ही यदि आदेश मिले, एक ही कमांड मिले तो वो उसे जल्दी से कंप्लीट करेगा, लेकिन एक से ज्यादा लोग यदि उसे कमांड देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पहले कौन सा वर्क करूं, किसको पहले काम सौंपूं कंप्लीट करके। इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड में हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं कि काम कंप्लीट करो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यह बताया जाता है कि काम कैसे करना है। अकाउंट वाले सर ने अंकुर को कहा कि भाई आपको हाथ से लिखना है, आपको कुछ भी फोटोकॉपीज कराने की जरूरत नहीं है। बीएस वाली मैम ने कहा, बिजनेस स्टडीज वाली मैम ने, कि तुम हाथ से मत लिखो, तुम फोटोकॉपीज करा लो। इतने में इकोनॉमिक्स वाले सर ने कहा कि तुम प्रिंट आउट निकाल लो और ऐसा ऐसा करो। तो अब प्रोजेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन टीचर्स ने सब में अलग अलग कहा। किसी ने कहा प्रिंट आउट निकाल लीजिए, किसी ने कहा फोटोकॉपीज करवा लीजिए, किसी ने कहा हाथ से लिखवा लीजिए। अब हम कंफ्यूज हैं, या मान लीजिए सिर्फ अकाउंट का ही प्रोजेक्ट बनाना है और वहीं पे हमारे सर ने कहा है कि हाथ से लिखो,
हमारे वाइस प्रिंसिपल ने कहा है कि अकाउंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप प्रिंट आउट निकालो। तो एक ही काम को करने के लिए 2 या 3 लोगों ने अपनी अपनी सलाह दे दी, अपना अपना डायरेक्शन दे दिया। फिर कंफ्यूज कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। तो कहने का मतलब कि जब काम करवाया जाता है तो जिस ग्रुप से काम करवाया जाता है उसके ऊपर केवल एक ही हेड होना चाहिए और उसी हेड का एक ही प्लान होना चाहिए, ताकि वर्कर्स उस हेड की बात सुनकर उसके प्लान को अप्लाई करें तो काम कंप्लीट होगा। कैसे? All the units and department of an organization should be moving toward the same objective through coordinate and focus effort. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. है ना? जितने भी सब ऑर्डिनेट है वो उनके ऊपर जो हेड बनाया जाए वो एक ही हो और एक ही प्लान हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो और हम उसकी बात मानकर काम कंप्लीट कर सके। एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए ग्रुप पर। नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत सुनते हैं हम, सबका साथ सबका विकास, यहां से रिलेटेड है। सब ऑर्डिनेशन को जितने भी हमारे सह कर्मचारी हैं उनको कभी भी अपने हित के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ केवल मैं अपना फायदा देखूं ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप एक टीम में खेलते हो तो आपको टीम के बारे में सोचना होगा। बहुत सारी पिक्चर्स भी बनी हैं, चक दे इंडिया, देखा है? चक दे इंडिया वाली पिक्चर में जब वो व्यक्ति, लड़की जो है वो अपने गोल के बारे में सोचती है तब तक उनकी टीम नहीं जीतती, और जब वो सबके साथ सोचती है और अपनी बॉल को पास करती है और वो टीम के बारे में सोचती है तो उनकी टीम जीतती है फाइनल राउंड में। पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूं, अगर आपको देखना है तो आप उस पिक्चर को देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा अपनी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, अरे बहुत बढ़िया है, तो ऐसा नहीं। आप पढ़ रहे हैं, आप जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर्स करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अपने दूसरे काम को छोड़कर सिर्फ यूट्यूब पे आ सकती हूँ। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे दूसरे काम भी करने होंगे, तो डेफिनेटली फिर यूट्यूब पे वीडियोस कम आएंगे, है ना? हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है। According to these principles, the interest of organization must supersede the interest of individual or employees. In the organization, all the employees are working with some objective, and there is always an objective of organization. If the objective of individual are in the same direction of organization, then there is no problem. But if the objective of both the groups are in different direction, then manager must try to reconcile individual interest with organization goal, and if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goal. आपको कभी भी अपना गोल नहीं बनाना है कि मुझे ये काम करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना है। और यदि आपको उसमें से चुनना पड़े तो आप अपने गोल को सैक्रिफाइस करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखना है। वही बात बार बार कह रहा है कि हमें अपने को प्रायोरिटी नहीं देनी है, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देनी है। ये सब किसने बताए हैं? हेनरी फ्योल ने। उन्होंने रिसर्च किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, प्रैक्टिस की है, देखा है कि अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम ग्रोथ करेंगे। और जैसा कि हम भी देख रहे हैं, हम डेली रूटीन में भी ये बातें ध्यान में रखते हैं, है ना? हम सबको लेकर साथ में चलते हैं, हम एक काम को अलग अलग लोगों से करवा लेते हैं। एक समय पर एक ही व्यक्ति बोलता है, एक समय पर एक ही व्यक्ति आदेश देता है, हम डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। ये हमारे कितने हो गए? 5, 6। नेक्स्ट 7th, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन।
ये तो सभी को पता होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि काम कर रहा है तो पैसे के लिए, पैसा तो चाहिए ना हमारी डेली सारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यदि आप वर्कर्स को पैसा नहीं देंगे तो वो मोटिवेट कैसे होगा काम के लिए। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति को उसके काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। अब यदि आप सबको एक जैसा पैसा देंगे, एक जैसी सैलरी देंगे, एक व्यक्ति 10 बजे आ रहा है, 2-3 घंटे 4 घंटे काम करता है और मक्कारी करता है, और एक वहीं दूसरा व्यक्ति अपने टाइम पर आकर काम कंप्लीट करता है और 2 लोगों का काम वो अकेला करता है, तो उसको सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए और उसकी सैलरी कट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्क। उनको यदि सैलरी मिलेगी तो वर्कर मोटिवेट होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. The employees should be paid fair wages and salary, which would give at least reasonable standard of living. सिंपल सी बात है, आप उनके काम के अकॉर्डिंग उनको उनकी मजदूरी, उनका पेमेंट जो भी है सब कंप्लीट करेंगे तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके बारे में सोचेंगे। अदरवाइज वो यही सोचेंगे कि यहाँ अच्छे से सैलरी नहीं मिल रही है, कहीं दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन या तो टेलर के से आता है या फिर हेनरी फ्योल, 101% आएगा। आपको हर एक प्रिंसिपल के अंदर का डिटेल याद होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन refers to concentration of authority or power in few hands at the top level. Decentralization mean every distribution of power at every level of management. यदि हम ऑथोरिटी अपने पास रखते हैं तो सेंट्रलाइजेशन, और यदि हम ऑथोरिटी और पावर को सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन। वही मनोज वाली बात अभी मैंने समझाया था, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कौन सी चाबी अपने पास रखनी थी? अलमीरा की, सेफ की, तिजोरी की, फर्स्ट फ्लोर की। उस चाबी की मनोज को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे मेन गेट की और सेंटर की चाबी किसको देनी थी? मनोज को, ताकि वो गेट खोलकर ऊपर आ सके। मनोज वाली बात याद है ना अभी कि मैं एक दिन की छुट्टी पर हूं और मैंने मनोज से कहा कि तुम टेस्ट कंडक्ट कर लेना, स्टूडेंट्स को ऊपर प्रॉपरली बिठाकर और ये टेस्ट ले लेना। तो मनोज ऊपर टेस्ट कब ले पाएगा? जब मैं मनोज को मेन गेट, ताकि वो यहां से ऊपर आ सके, और सेंटर की चाबी दूं ताकि वो यहां आकर स्टूडेंट्स को बिठा सके। मुझे उसे फर्स्ट फ्लोर की चाबी और बेडरूम की चाबी या फिर सेफ की चाबी, अलमीरा की चाबी देने की जरूरत नहीं थी। तो हेनरी फ्योल ने कहा है क्या कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी पावर अथॉरिटी दूसरों को ट्रांसफर करना है और कौन सी पावर और अथॉरिटी अपने पास रखना है। According to Fayol, a company must not be completely centralized और completely decentralized। सारी ऑथोरिटी अपने पास रखूं ये भी पॉसिबल नहीं है, सारी ऑथोरिटी दूसरे को ट्रांसफर कर दूं ये भी नहीं। But there must be combination of both depending upon the nature and size of the organization। ऑर्गेनाइजेशन की साइज के हिसाब से, डिपेंडेंसी के हिसाब से आप देखें कि कौन सी ऑथोरिटी अपने पास रखनी है और कौन सी ऑथोरिटी को आपको डेलीगेट करना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। एक टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्ट क्या टॉप लेवल के पास चला जाएगा। आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल से ऊपर डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर क्लास टीचर और फिर मॉनिटर। यदि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने मॉनिटर को कहता है, मॉनिटर अपने क्लास टीचर को कहेंगे, क्लास टीचर फिर वाइस प्रिंसिपल, और यदि वहां पे सॉर्ट आउट हो गई प्रॉब्लम तो ठीक, अदरवाइज वो प्रिंसिपल तक प्रॉब्लम जाएगी। मतलब एक रूल फॉलो होता है, एक स्केलर चेन फॉलो होती है कि ये अपनी प्रॉब्लम अपने से ऊपर वाले को बताएगा, वो उससे ऊपर वाले को, वो उससे ऊपर वाले को।
तो कंपनी में भी ये स्केलर चेन हमें फॉलो करनी होगी। स्केलर चेन मीन्स अ लाइन ऑफ ऑथोरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। Fayol insists that these chain must be followed strictly in the organization for all kind of communication. No skipping of any one key should be allowed. कोई स्किप नहीं कर सकता है। सीधे मॉनिटर जाकर प्रिंसिपल के रूम में घुस गया, इंटर हो गया कि सर ये प्रॉब्लम है, पॉसिबल नहीं है। और यदि उसने ऐसा किया तो फिर उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को स्केलर चेन को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। यदि मॉनिटर को प्रॉब्लम हुई तो वो उसे अपने क्लास टीचर को ही कहेगा और क्लास टीचर ही वाइस प्रिंसिपल से शिकायत कर सकता है। तो स्केलर चेन को फॉलो करना कंपलसरी है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहां ऑर्डर की बात यह है कि जितनी भी चीजें होती है एक ऑर्डर में होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि फैक्ट्री है जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अचानक किसी को लग गई है ना, तो फर्स्ट एड चाहिए। तो वर्कर को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कहाँ रखा है, हर एक जगह की एक प्रॉपर प्लेस हो। तो जल्दी से वर्कर दौड़कर फर्स्ट एड लेकर और उसे फर्स्ट एड दे दिया गया। ऐसा कब हुआ? जब प्रॉपर प्लेस पे सामान रखा हुआ हो। तो हर एक वर्कर को अपने जितने भी टूल्स हो, जितनी भी चीजें हो, हर एक वर्कर को अपनी जगह पर रखना जरूरी है। In these principle, order does not mean command. Command की बात नहीं कर रहा है, but it refers to orderly arrangement of man and material that is fixed place for everything and everyone in the organization. हर एक व्यक्ति की जगह फिक्स हो, हर एक सामान की जगह फिक्स हो। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization and fixed place और सीट और केबिन। कौन से सर कहाँ मिलेंगे, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, ये सबको क्लियर होना चाहिए। और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड। टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, सबको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर मिलेगी। सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन। नेक्स्ट, 11th, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता की दृष्टि। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आपको सबको इक्वल देखना है। अगर आपने किसी क्लास में हम पढ़ाते हैं, अगर मैंने किसी स्टूडेंट्स की तारीफ कर दी और किसी ने कुछ मुझे आइडिया सुनाया और मैंने उसको डांट कर बैठा दिया, गलत है। मुझे सारे स्टूडेंट्स को इक्वल एक दृष्टि से देखना होगा, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो। यदि मैंने टॉपर की बात सुनी है तो मुझे एक एवरेज स्टूडेंट की बात भी सुननी है। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। इफ अ मैनेजर इज बाइस्ड इन डीलिंग, यदि वो भेदभाव करता है एम्प्लॉइज के साथ, देन एम्प्लॉइज विल गेट डिससैटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, और कभी भी वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे आपके साथ हमेशा ये लगता है कि आप उसके साथ भेदभाव करते हो और वो आपको अपना 100% नहीं देगा। तो हेनरी फेयोल ने कहा है कि हर एक को समान दृष्टि से देखना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। देखिए, स्टेबिलिटी, स्थिरता, परमानेंट जॉब, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को परमानेंट जॉब मिले, मुझे जॉब सिक्योरिटी मिले। वर्कर्स को सबसे पहले चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट और स्टेबिलिटी। यदि उसे लगता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए हूँ या 4 महीने के लिए हूँ, उसके बाद मुझे निकाल दिया जाएगा या मेरा काम सिर्फ इतना ही है, तो वो कभी भी अपना 100% नहीं देगा। और यदि आपने उसको जॉब सिक्योरिटी दी है, आपने कहा है कि आप यदि बहुत अच्छा वर्क करेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट अच्छा होगा, आपकी पेमेंट ग्रोथ होती जाएगी, आपको फ्यूचर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वर्कर अपना 100% देगा।
फ्री हो जाएगा वो, कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर, कभी भी लगातार किसी को ट्रांसफर करते जा रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job these employees cannot contribute their maximum। यदि आप उसको टर्मिनेट कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे या उसे ज्यादा समय के लिए नहीं रखा है, तो वो कभी आपको अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये डर होगा कि मुझे यहाँ से अब निकालने वाले हैं, मैं अपनी जॉब कहाँ सर्च करूं। वो अपना टाइम जॉब सर्च में ही लगाएगा। तो हेनरी फ्योल ने कहा है कि यदि हम चाहते हैं कि वर्कर अपना पूरा इफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करे, तो आपको उसको जॉब सिक्योरिटी देना होगा। लास्ट 2 और बचे हैं बेटा। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हम सिर्फ अपना ना थोपे, बल्कि अपने वर्कर्स से भी न्यू आइडियाज मंगाएं और उनकी क्रिएटिविटी को भी सुने, वो क्या क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, और यदि उनके न्यू आइडियाज को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी बात सुने, उसे रिवॉर्ड दें, तो वो मोटिवेट भी होगा और हम अपने काम में नए आइडियाज और नए तरीके से भी कर पाएंगे। इनिशिएटिव रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. It gives immense satisfaction to employees. So manager must welcome the suggestion and ideas of employees before framing the plan. यदि मैनेजर के पास प्लान है और वो उसको इम्प्लीमेंट करना है चाहता है, तो उससे पहले यदि वो वर्कर्स के सजेशन सुनेगा और उनके भी आइडियाज को भी लाएगा, तो डेफिनेटली वर्कर्स और मोटिवेट होकर काम करेंगे। क्यों? सर ने हमारी बात सुनी, सर हमारी बात भी सुनते हैं। तो इनिशिएटिव मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुनना है और सबको साथ में लेकर चलना है। यही हमारा लास्ट है, स्पिरिट द क्रॉप्स। मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज and promote team spirit, unity and harmony. These will bring coordination and cooperation in organization. A manager should replace I with we. कभी भी मैं नहीं बल्कि हम, हमेशा अपने मैनेजमेंट को हम सब मिलकर ये काम करेंगे, मैं ये करके दिखाऊंगा, नहीं, हम सब मिलकर ये करके दिखाएंगे, हम सब मिलकर हमारे चैनल को बहुत आगे लेके जाएंगे। टीम स्पिरिट, मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है। This will give rise to mutual trust and belongingness among team members. It will minimize the need for using penalties. यदि हम टीम स्पिरिट की बात करेंगे, काम समय पर कंप्लीट होगा, आपस में ट्रस्ट होगा, आपस में लोग सद्भाव, सहयोग, सब कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट का गोल अचीव नहीं हो सकता है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि टीम स्पिरिट जगाएं, टीम स्पिरिट की भावना से यदि काम करेंगे तो हार्मनी, ऑर्गेनाइजेशन में शांति होगी और गोल अचीव होगा। तो ये हमने पढ़े पूरे 14 प्रिंसिपल्स। बात सिर्फ इतनी सी है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनके शॉर्ट नाम याद कर लें, सेंटेंस बना लें, बट यदि आप अपने डेली रूटीन से भी इसे देखेंगे, किसी भी तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इन्हें इस तरह से देखें कि आप एक संस्था के ऑनर हैं, तो आपको क्या क्या काम करना होगा, वर्कर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, पावर देना होगा, पावर अपने पास रखना होगा, वर्कर्स को एक समय पे कमांड, डायरेक्शन, स्टेबिलिटी, वेजेस, टीम स्पिरिट जगाना, सबका साथ, सबका विकास, काम को बांटना, ये हो गए। मतलब हम बहुत तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। और यदि आप एक संस्था के ऑनर बन जाएं और आप सोचे कि मुझे इसे टॉप पे ले जाना होगा, तो मुझे क्या क्या काम करने होंगे,
बस वही काम है 14 प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में हमने 14 प्रिंसिपल्स देखे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं इसके एमसीक्यूज के साथ, सिर्फ इस 14 प्रिंसिपल के एमसीक्यूज। तो इसके लिए आपको ये 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से लर्न करने होंगे, पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से याद करना है, तब इस 14 प्रिंसिपल का आपका टेस्ट होगा एमसीक्यूज के साथ। बाय।